नमस्कार। मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। कहा जाता है कि बारूद की आंख में पट्टी बंधी होती है और जब ये पट्टी फटती है तो वो नहीं देखती कि उसके आसपास इंसानों की कोई बस्ती है या फिर इंसान। वैसे भी ये देखना तो इंसानों का काम है। जहां उनकी बस्ती है वो बस्ती कहीं बारूद के ढेर में तो नहीं बैठी, लेकिन लालच और रिश्वत का चश्मा पहने चंद सरकारी अफसरों को ये बारूद कहां दिखाई देता है। उन्हें इन्हीं चंद अफसरों की वजह से मध्य प्रदेश के हरदा में बारूद ने वो शोले उगले की बस्ती के साथ साथ कईयों को निकल गई और कईयों को झुलसा गई। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से करीब 150 किलोमीटर दूर हरदा शहर है। लगभग 7 लाख आबादी है इस शहर की। और इसी हरदा में मंगलवार को सुबह करीब 11:30 बजे एक जबरदस्त धमाके की आवाज गूंजी। धमाके की गूंज इतनी ताकतवर थी कि न केवल 10 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी, बल्कि लोगों के घरों के खिड़की, दरवाजे, बर्तन तक कांपने लगे थे। कुछ पल के लिए शुरू में तो ऐसा लगा कि जैसे कोई बम ब्लास्ट हुआ हो, लेकिन जब इस इलाके से शोले उठने लगे तो अंदाजा हो गया कि बारूद की इस फैक्ट्री में, पटाखे के कारखाने में धमाका हुआ। जिस वक्त ये धमाका हुआ उस वक्त फैक्ट्री के अंदर और बाहर बहुत सारे लोग थे। कुछ लोगों को तो धमाका उड़ाकर दूर सड़कों, खेतों तक ले गया। दूर दूर तक लोगों की लाशें और घायल लोग इस तरह पड़े मिले थे। घायलों की तो तब तक गिनती भी नहीं की गई थी। ऊपर से सितम ये कि पहले धमाके के बाद अगले कई मिनटों तक रुक रुक कर धमाके होते रहे और लोग बदहवास होकर अपनों को बचाने के लिए भागते रहे। पटाखे की इस फैक्ट्री में काम करने वाले बहुत से लोग फैक्ट्री के आसपास ही रहा करते थे। फैक्ट्री के साथ साथ कई घरों में भी बारूद रखा हुआ था। फैक्ट्री से निकले शोले और चिंगारियां जब उड़ उड़ कर इन घरों तक पहुंची तो देखते ही देखते फैक्ट्री के करीब 60 घरों में आग लग गई। जिन घरों में बारूद रखे थे अब उन घरों में धमाके गूंज रहे थे। आनन फानन में भोपाल, इंदौर और हरदा के आसपास से 100 से ज्यादा एम्बुलेंस मौके पर भेजी गई। भोपाल, इंदौर के अस्पतालों को अलर्ट किया गया। ज्यादा गंभीर लोगों को अस्पताल भेजने के वास्ते हेलीकॉप्टर से राष्ट्रीय सेना ने मदद मांगी। तब कहीं जाकर गंभीर घायलों को अस्पताल में इलाज मैसर हो पाया। हालांकि अब तक 11 लोग दम तोड़ चुके थे। हालांकि एसडीएम साहब के पास इस सवाल का जवाब नहीं था कि फैक्ट्री के इर्द गिर्द गांव के घरों में बारूद कैसे रखा हुआ था। जाहिर है जांच का हवाला देकर इस हादसे को भी भुला दिया जाएगा और क्या पता कुछ वक्त बाद इसी जगह इसी फैक्ट्री को एक बार फिर बताकर चालू कर दिया जाए, क्योंकि इससे पहले अनगिनत बार ऐसा हो चुका है कि फैक्ट्री खुद बताशा बनकर फूट चुकी है, बस्तियों को तबाह कर दिया और कुछ दिन शोर मचा और फिर सब कुछ थम गया। मध्य प्रदेश के हरदा में हुआ दर्दनाक हादसा। मध्य प्रदेश के हरदा में हुआ भीषण हादसा। कई लोगों की जानें चली गई, कई लोग जख्मी हैं। हालांकि सवाल यही है कि मध्य प्रदेश के हरदा कांड का दोषी कौन है और क्या ये मामला भी कुछ दिन बाद ठंडे बस्ते में चला जाएगा या वाकई इस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। बारूद के ढेर में कैसे चल रही थी फैक्ट्री, ये बड़ा सवाल है। इस फैक्ट्री की आग ने कई सवाल खड़े किए हैं। मध्य प्रदेश के हरदा का आखिर दोषी कौन?
हमारे साथ सुनील मालवीय संवाददाता जुड़ चुके हैं और संजीव दास जी आप प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सुनील मालवीय, सबसे पहले तो क्या कुछ अपडेट है इस मामले में अब तक? अनम्यूट कीजिएगा। है बिल्कुल हृदय विदारक घटना है। हम्म। और ऐसी कई घटनाएं मध्य प्रदेश में हो चुकी है। और जो आला अधिकारी, जो प्रशासन के आला अधिकारी सब वहां पर लगे हुए हैं, मलबा हटा रहे हैं, मलबे में देख रहे हैं कि और कोई डेड बॉडी तो नहीं है। हालांकि अभी 11 लोगों की ही पुष्टि हो पाई है और 200 से लगभग 285 लोग घायल बताए जा रहे हैं। उनका उपचार जारी है। कुछ लोग भोपाल के हॉस्पिटल, एम्स हॉस्पिटल में एडमिट है, अमेरिया में एडमिट है, कुछ हरदा के सिविल हॉस्पिटल में एडमिट है। और बात की जाए तो घायलों को देखने के लिए चाहे बीजेपी हो और बीजेपी के चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी के पदाधिकारी भी वहां पर नजर बनाए हुए हैं और बीजेपी के मंत्री भी वहां पर पहुंचे थे। और आज डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री भी 3 बजे लगभग जाएंगे। हम सीधे जनता के बीच ले चलते, जनता से बात करते हैं। हालांकि क्या है जनता का ओपिनियन, क्या कहती है भोपाल की जनता। दादा, इतना बड़ा हादसा हो गया, किस प्रकार देखते हैं आप? देखिए, जो कल हरदा में पटाखा फैक्ट्री में हादसा हुआ, बड़ा विभत्स हादसा है। दहला देने वाला, रूह कांप कपा देने वाला हादसा है। इसमें सरकार, इतनी बड़ी फैक्ट्री चल रही है लेकिन कैसे अवैध रूप से चल रही है, इसको प्रशासन को नाक के नीचे जो ये फैक्ट्री चल रही है उनको इसकी खबर नहीं थी क्या? और यदि खबर थी तो फिर इन प्रशासन की मिलीभगत से ये काम चल रहा था। और इसमें हजारों की संख्या में लोग काम कर रहे थे। कुछ राहगीर भी मारे गए वहां पे रोड में चलते हुए। एक तरफ तो प्रशासन, कोई गरीब व्यक्ति यदि रोड के किनारे किसी प्रकार की दुकान लगाकर अपना जीवन यापन करता है तो उसको निगम प्रशासन, पुलिस प्रशासन द्वारा हटवा दिया जाता है। लेकिन इतनी बड़ी फैक्ट्री में जो ये हादसा हुआ, इस फैक्ट्री में क्या उनकी नजर नहीं थी? उनके नाक के नीचे होने के कारण भी उनने अनदेखी की। कहीं ना कहीं प्रशासन और शासन की मिलीभगत है। क्या कुछ कहेंगे? इतना बड़ा हादसा हो गया, 11 लोगों की मृत्यु हो गई, कुछ लोग घायल हो गए। वो तो कह नहीं जाता, जिनके परिवार मिल नहीं रहा है, उनकी लाशें निकल नहीं जा रही, उनको देखा जा रहा है। और इतना बड़ा शासन और प्रशासन बैठा हुआ है, कुछ नहीं कर रहे। अवैध तरीके से काम हो रहे हैं, कब तक होते रहेंगे? ये तो शासन को पता होना चाहिए। प्रशासन को पता होना चाहिए हमें अवैध काम हो रहे हैं। उनकी लाश है, उनके बच्चे छोटे छोटे कब तक कहाँ तड़प रहे, उनकी पत्नियां रोटी बना बना के इंतजार कर रही है, वो आ रहे हैं लोग, मगर पति तो आप लौट के नहीं आने वाले। बड़ी हृदय विदारक घटना। क्या कुछ कहेंगे आज हरदा में जो मामला हुआ उसके बारे में? आप जो पटाखे फैक्ट्री में आग लगी, किस प्रकार देखते हैं आप? वो तो बहुत गलत, वो प्रशासन की गलती से हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था उसको। तो ये तो हमारे साथ आम जनता है, इनका निश्चित तौर से कहना है कि कहीं ना कहीं सीधे तौर से प्रशासन की और शासन की मिलीभगत नजर आ रही है और प्रशासन पर भी सावली निशान खड़े हो रहे हैं। जी ठीक है, वापस आते हैं सुनील। हमारे साथ यहाँ पर शशिकांत त्रिवेदी जी भी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं, संजीव दास भी जुड़े हुए हैं। संजीव जी, आपका रिएक्शन चाहेंगे इस पर? 11 लोगों की मौत और जिस तरीके से कई लोग घायल हैं, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सही आंकड़ा अभी तक भी नहीं सामने आ पाया है। और अगर हम बात करें तो इस हादसे का जिम्मेदार किसको मानता है? देखिए, पहले तो मैं बताऊं आपको कि बहुत दुखद हादसा है और आम आदमी पार्टी अपनी संवेदनाएं व्यक्त करती है, क्योंकि इसमें ज्यादातर जो मौतें हुई हैं वो गरीब लोगों की मौत हुई है। मजदूर मरे हैं बेचारे, जिनके परिवार अनाथ हो गए हैं। तो सबसे पहले तो दुखद हादसा है, उनको श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। और जहां तक दोष की बात है तो मैं आपको बता दूं, ये फैक्ट्री अवैध रूप से चल रही थी। 2015 में भी इसके पहले जो है उन्होंने एक खेत में अपना काम शुरू किया था, जिसमें 2 लोगों की जानें गई थी। पहले भी उसने ये अपराध किया, फिर दोबारा ये अपराध किया। मुद्दा ये है कि ये जो फैक्ट्री थी ये अवैध रूप से चल कैसे रही थी? क्या इसकी जानकारी प्रशासन को नहीं थी? बिल्कुल थी होगी, ऐसा नहीं हो सकता कि उनको जानकारी ना हो। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रशासनिक लापरवाही, थोड़ी नहीं बहुत बड़ी प्रशासनिक लापरवाही है, जिसका फायदा इन लोगों ने उठाया है और वहां पर अपनी फैक्ट्री चलाई है। हमारी जो लाइसेंसिंग प्रणाली है उसमें बहुत सारे ऐसे लूप होल्स हैं जिनका फायदा उठाने में ये लोग माहिर होते हैं और उसी का फायदा उठा करके ये खतरनाक हादसा हुआ है। तो बिल्कुल मैं इसको मानूंगा, ये बहुत बड़ी प्रशासनिक चूक है, ये बहुत बड़ी चूक है ये, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ा, उनके परिवारजनों को भुगतना पड़ रहा।
ठीक है। शशिकांत त्रिवेदी जी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। शशिकांत जी, कैसे देख रहे हैं इस पूरी घटना को? ऐसी घटना पहले अलीराजपुर में भी घटी थी, जहां एक रेस्टोरेंट में जिलेटिन रखे थे, 100 लोग मारे गए थे। उसके बाद भी सरकार ऐसा करती, कुछ नहीं करती, कोई जांच वांच होती नहीं, होती है तो कहाँ जाती, कोई पूछता भी नहीं। हम मीडिया वालों की जिम्मेदारी, हम पता करें, फॉलो अप करें, हम कुछ नहीं करते। पब्लिक भी हो सकता है सब पता रहता है पब्लिक को, लेकिन किसको बोले उधर कहाँ जाए? नहीं शशिकांत जी, देखिए ये बात तो आई है कि लोगों ने बहुत बार कंप्लेन करी लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई और नतीजतन आज ये हादसा हमारे सामने है। सबसे ज्यादा शर्मनाक बात तो ये है कि ऐसा नहीं है कि प्रशासन को पता नहीं था, ऐसा नहीं है कि लोगों को पता नहीं था इसके बारे में। प्रशासन का तो खबरें छपी है कि उस पर रोक लगी थी, इसलिए लगी थी। फिर कमिश्नर साहब ने, दैनिक भास्कर में खबरें भी, कमिश्नर साहब ने उसको जो है परमिशन दे दी। वैसे तो कमिश्नर को कोई राइट ही नहीं देने का, मगर उसमें ये भी छपा है कि वो हाईकोर्ट गए थे तो कोर्ट ने क्या एक्शन लिया कि लोगों की जान जा सकती है। हम सब लोग क्या है, इसमें कोई दोषी नहीं है, संवेदनशीलता है। मानव जीवन को कुछ मूल्य ही नहीं है हमारे समाज में। मर गए क्या करता है, अभी इसी घटना पे 6-7 दिन सब कुछ होगा, उसके बाद सब भूल जाएंगी अगली घटना तक के लिए। जब अलीराजपुर में 100 लोग मारे गए थे, वो खबर न्यूयॉर्क टाइम्स में भी छपी थी, वॉशिंगटन पोस्ट में भी छपी थी, अंतरराष्ट्रीय खबर बन गई थी। वो लोग नाश्ता कर रहे हैं सुबह सुबह और विस्फोट हुआ और मारे गए। लोगों को चिंता ये थी कि जो उसका अपराधी है वो कहाँ गया। बाकी लोगों को ये चिंता नहीं थी कि वो कैसे वहां चल रहा था, जिलेटिन रॉड उसने रखे कैसे। एक पटाखा फैक्ट्री में इतनी सारी बारूद, लाइसेंस मिला नहीं मिला, डिफरेंट इशू। वो तो वो लोगों ने जो बताया है, कल मुझे बताया है कि वो तो ऐसा हुआ जैसे हमला हुआ, कोई रॉकेट में कोई मतलब मिसाइल गिरी। तो क्या वाकई इतना विस्फोटक रखा हुआ था वहां पर? और रखा था तो किसकी परमिशन से रखा था? कि वहां पटाखे ही बन रहे थे या कुछ बन रहे थे? हमारे भोपाल में देखिए, गोविंदपुरा में हथियारों की फैक्ट्री, AK-57 बना रहा था 15 साल पहले की घटना। बाकायदा सड़क पर, बीच सड़क पर, और लोग निकलते थे, जाते थे, आते थे। तो उसे भले आपने मंजूरी नहीं दी, मगर वो बना रहा है कि वो देख नहीं रहा था। और पुलिस अधिकारियों ने बताया कि वो इतनी बढ़िया बनाता था कि आप पहचान ही नहीं सकते कि असली है नहीं। तो क्या है कि समाज में लोग कहना करना सब चाहते हैं, लेकिन वो कुछ सुनता नहीं है। तो सब कुछ डिफंक्ट हो गया है सिस्टम, तो ऐसे ही होता है, लोगों की जाने जाती है। ठीक है, लोग भी क्या है, बातचीत करके चुप हो जाते हैं। शशिकांत जी, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और 11 लोगों की आखिर मौत का जिम्मेदार कौन, सवाल आनंद तरण हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। आनंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे देख रहे इस पूरे मामले को? आनंद जी, आवाज आ रही है आपको? हेलो जी, कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? हेलो आनंद जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ बोले, क्या बोल रहे हैं? कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को आनंद जी? देखिए, जो अग्निकांड वाला मामला हुआ या जो ब्लास्ट वाला मामला हुआ, ये लगभग पिछले कई बार से ये इसमें मामला आ चुका है। और लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जो उदासीन रुख रहा या जो किसी भी कारण से रहा हो, व्यक्तिगत रहा हो, लेकिन लाइन ऑर्डर कहाँ है? लाइन ऑर्डर तो कहीं है ही नहीं है ना प्रदेश के अंदर। चाहे इसके पहले जो हादसे हुए, पटाखे वाले मामले हैं जो लगातार हो रहा है, और किस तरह से लोगों का जो विभत्स दृश्य देखा हमने, परिवार के लोग किस तरह से बिलख रहे हैं, ये सब चीजें निश्चित रूप से परिलक्षित होती हैं कि हम कहाँ खड़े हैं। आज कांग्रेस का एक डेलीगेशन गया है वहाँ, हमारे अध्यक्ष के नेतृत्व में 3-4 लोग हैं उसमें। सज्जन सिंह वर्मा जी भी हैं, PG शर्मा जी भी हैं, जीतू पटवारी जी हैं, और भी लोग हैं। निश्चित रूप से इन सब चीजों को देखेगा। तो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बातें बहुत करती है, केवल और केवल बातों का जमा खर्च है, जमीन पर धरातल पर कुछ नहीं। लाइन ऑर्डर नाम की कोई चीज व्यवस्था नहीं। पिछले महीने जब से मुख्यमंत्री जी ने चार्ज लिया है, मुख्यमंत्री पद का यादव जी ने, लगातार हम देख रहे हैं कि वो घोषणाएं बहुत कर रहे हैं, बहुत सी कार्रवाई कर रहे हैं, बहुत से लोगों को सस्पेंड कर रहे हैं, बहुत से लोगों को इधर उधर कर रहे हैं, लेकिन जो लाइन ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं है, कोई स्थिति कंट्रोल में नहीं। मतलब चारों तरफ अराजकता का पूरे प्रदेश में माहौल है। और किस तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, ये समझ से परे। जो ये मामला हुआ, इस मामले में तो कितनी राखीन था, बल्कि इसके पहले भी लगभग बहुत सारे हादसे हुए और लगभग 10 लोग उसमें पहले भी जा चुके हैं पिछले 5-10 सालों में। तो लगातार ये जो सरकार है और पिछले लगभग 10 वर्षों से वहां पर काम चल रहा है,
और उनके जिस परिवार का ये मामला है उनके पास 5-6 लाइसेंस भी हैं, तो और जो लाइसेंस सस्पेंड हुआ वो सारे एक लाइसेंस के ऊपर कार्रवाई हुई। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसको किस तरह से लेती है? मतलब मानव जानों की कीमत कुछ नहीं है इनके सामने, मानवीयता नाम की कोई चीज नहीं। मतलब जो हादसे हो रहे हैं उसमें क्षणिक कार्रवाई की और उसके बाद शांति। ये जो चीजें हैं ये निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में जो एक शांति का टापू खाता था, आज क्या स्थिति बना के रख दी है, ये सब सभी अच्छे से। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। और संजय वाद जी और सुनील मालवीय जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुनील, प्रशासन इस पूरे मामले पर क्या रिएक्शन दे रहा है? प्रशासन की एक भारी चूक है क्योंकि प्रशासन कटघरे में है कि आखिर इतनी बड़ी घटना हो गई और प्रशासन को कानो कान खबर नहीं मिली। तो क्या प्रशासन की इस पर प्रतिक्रिया आई है फिलहाल? जी देखिए, बिल्कुल अभी निश्चित तौर से प्रशासन मामले को जो प्रतिक्रिया देना चाहिए वो प्रतिक्रिया दे नहीं रहे। प्रशासन अभी तो लगे हुए बोले कि अभी हम देख रहे हैं, छानबीन कर रहे हैं, कहाँ किसकी गलती हुई, कहाँ चूक हुई, क्या अनम्यूट कीजिए। तो सब ये सारी चीजें बस ये होती है क्योंकि जो प्रशासन के जो आला अधिकारी जांच होती रहती है, अब जांच होती रहती है जांचें, तो वही सब कहानी है प्रशासन की। हालांकि अभी तो पूरा प्रशासन ठीक है, संजय वाद जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजय जी, आम आदमी पार्टी इस पर क्या कुछ आगे रणनीति होने वाली है सरकार को घेरने के लिए? किस तरीके की रणनीति आपके द्वारा बनाई जा रही? देखिए, हमारी तो रणनीति सीधी सीधी यही है। हमारी सरकार से मांग है कि जो लाइसेंसिंग प्रणाली है इसको सख्त किया जाए और ऐसे मामलों में लाइसेंस जहां पर जनता का जीवन उनका जोखिम जुड़ा हुआ है, ऐसे मामलों में जो है पारदर्शिता रखी जाए और सख्ती के साथ बढ़ता के मामले को निपटाया जाए। अभी जो घटना हुई है इस पर सरकार को चाहिए कि वो इस पर जांच करे, तीव्रता से जांच करे और दोषियों को सजा दे। क्योंकि पहले भी ऐसे मामले हुए, देखिए, जांच पर जांच चलती रहती है और 6-7 दिन चर्चा होती है, उसके बाद फिर जनता भी भूल जाती है, सरकार भी भूल जाती है, लोग भी भूल जाते हैं। तो ऐसे मामलों को भुलाया ना जाए, इन पर सख्ती से कार्रवाई की जाए ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। क्योंकि अभी हमारे पत्रकार मित्र ने कहा था अलीराजपुर में ऐसी घटना हुई, बिल्कुल होती है सब घटनाएं, लेकिन होता ये कि हम लोग उनको जो है इतना हल्के में लेते हैं कि ऐसी घटनाएं बार बार होती रहती हैं। तो इस मामले को सख्ती से निपटा जाए, हम तो सरकार से यही मांग करेंगे और लाइसेंसिंग प्रणाली को सख्त किया जाए, एडमिनिस्ट्रेटिव लूपहोल्स हैं उनको खत्म किया जाए जिसका फायदा उठा करके ये बड़े बड़े उद्योगपति आम जनता के जान को जोखिम में डाल देते हैं। ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और बता दें आपको कि आखिर 11 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन, ये बड़ा सवाल। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और सीधे आपको ले चलते हैं देहरादून, जहां पर उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी को पटल पर रखा गया। आज उस पर चर्चा की जा रही है। समान नागरिक संहिता विधेयक पर सदन में हो रही है चर्चा। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। विषय है, इससे माननीय अध्यक्षा जी मैं चाहूंगा कि संविधान के दायरे में और कानून किस तरीके से बाहर जो उत्तराखंड के लोग हैं उस पर इसको जो है लागू करने का काम करेगा, इस पर कोई बात जो है नहीं कही गई है। इसी तरीके से अगर हम देखें प्रारंभिक जो है, जो 3 नंबर है, 3 नंबर के ढौ पर तीसरा बिंदु है, केंद्र सरकार या उससे किसी उपक्रम संस्था का ऐसा अस्थायी कर्मचारी है जो राज्य के क्षेत्र के भीतर कार्यरत है। अरे अगर केंद्र सरकार का कोई कर्मचारी, चाहे ओएनजीसी हो, चाहे सर्वे ऑफ इंडिया हो, यहाँ पर आएगा, निवास करेगा, तो उस पर ये आप लागू कर सकेंगे क्या? सिर्फ उस समय तक, सीमा तक जब वो उत्तराखंड में रहेगा, और जब उत्तराखंड के बाहर वो जाएगा तो क्या ये कानून प्रभावी रहेगा या नहीं रहेगा? इस पर भी जो है इस बिल में कोई बात नहीं कही गई है। तो अध्यक्षा जी, मैं तो ये कह रहा हूं कि जो प्रावधान इसमें किए गए हैं, अब हम ये जो अध्याय 4 है,
जिसमें विवाह विच्छेदन है, उसमें विवाह विच्छेदन के खौ के हम 3 के 2 पर जाते हैं। इस संहिता के लागू होने से पूर्व अनुस्थापित अनुबंधित विवाहों के द्वारा पति की 1 से अधिक पत्नियों को, जब कानून अब बनेगा, यूसीसी अब आपने सदन के अंदर रखा है, जब वो कानून का स्वरूप लेगा, इससे पहले कैसे लागू हो जाएगा? जो कृत पहले हो चुका है उस पर कैसे प्रभावी होगा ये यूसीसी का कानून? जो है ये तो प्रभावी हो ही नहीं सकता। ये व्यवस्था आपने इस ड्राफ्ट में की है। और अध्यक्षा जी, मैं कहना भी चाहूंगा, संविधान जो कहता नहीं, ये लागू नहीं हो सकता, मैं ये कहना चाह रहा था। दूसरा मैं कहना चाह रहा था, यूसीसी का भाग 3 बहुत महत्वपूर्ण है माननीय अध्यक्ष जी। ये जो भाग 3 है यूसीसी का, इसमें 378 की जो धारा है उसको हम जब देखते हैं, सहवासी संबंध के सहवासियों द्वारा कथन का प्रस्तुतिकरण, राज्य के भीतर सहवासी संबंध में रहने वाले सहवासियों को, चाहे वो उत्तराखंड के निवासी हों या नहीं, धारा 381 के उपधारा 1 के अधीन सहवासी संबंध का कथन उस निबंधन के कथन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा जिसके आधिकारिक क्षेत्र में वो इस प्रकार से रह रहा हो। और माननीय अध्यक्षा जी, जब हम इसको देखते हैं तो इस परिप्रेक्ष्य में ममता रानी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2023, सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन रिलेशन की बात मैं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है क्या है कि लिव इन रिलेशन के पंजीकरण की व्यवस्था मूर्खतापूर्ण विचार है। लिव इन रिलेशन की जब हम बात करते हैं तो इसको हम किसी भी तरीके सीता माता को सम्मान नहीं दे रहे, आप जय सिया राम बोलने में भी गर्व महसूस नहीं कर रहे। आप कहते हो उत्तेजित नहीं हो, आप उत्तेजित क्यों हो रहे थे? अभी आप मुझे नसीहत उत्तेजित नहीं हो और आप कितने उत्तेजित? मेरा तो नेचुरल वहां देख के बोलिए। ये पाकिस्तान बनाया किसने? चलो आप पाकिस्तान की बात कर रहे हो, पाकिस्तान बनाया किसने वो बता दीजिए। चलो पाकिस्तान किसने बनाया? पाकिस्तान उसको बताइए ना, किसी ने पाकिस्तान को किसने बनाया? पाकिस्तान को पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, पाकिस्तान को मुस्लिम लीग के साथ जो सरकार बनाते थे, तुष्टीकरण के कारण, मुस्लिम लीग के साथ जो सरकार बनाते थे, तुष्टीकरण के कारण, मुस्लिम लीग के साथ जो सरकारें बनाते थे, पाकिस्तान उसने बनाया। जो 6 साल अंदर से झेल रहे हैं वो जवाहरलाल नेहरू के कारण कांग्रेसी कभी नहीं लड़ता, जय सिया राम करता है, सिला तान के खड़ा होता है। सभी सदस्य शांत रहे, मंत्री जय जी। सिया राम बोलने का मौका दिया है हमको, बहुत आपने दे दिया। माननीय सुमित, माननीय देखिए, आज हमें समझ आ रहा है कि सिया राम बोलने का मौका इन्होंने नहीं, आप बोलिए। यूसीसी क्यों नहीं बोल रहे थे भैया? माननीय मंत्री जी, क्यों नहीं बोल रहे थे? क्यों नहीं बोल रहे थे? आस्था का विषय पहले क्यों नहीं बोल रहे थे? माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, 40 साल में यूसीसी पे मैं आ रहा हूँ बोलिए। यूसीसी पे, यो बोलने का मौका तो दे। मैंने तो कहा संसद मैं कुछ गलत कहूंगा, लास्ट में मुझे करेक्ट कर दे। आप बीच में अगर मुझे टोकेंगे तो मुझे जवाब तो देना बनेगा। अब मैं इनकी तरह बुद्धिमान तो हूं नहीं कि एक धड़ाधड़ तर्क वितर्क करता चला जाऊं। माननीय अध्यक्ष जी, मेरी उम्र 40 साल हो रही है।
मुझे लग रहा है 4-5 साल की उम्र से मैं जय सिया राम ही कर रहा हूँ। ठीक है, अब आगे रामलीलाओं में राम बनाऊं। सभी जय सिया राम कर रहे हैं। आप शुरू हो जाइए, आप अपना यूसीसी पे आ जाइए। ये यूसीसी का उल्लंघन तो संसदीय कार्य मंत्री जी यही कर रहे हैं। देखिए, कल इन्होंने बोला हम सुनते रहे, भाई आज हम बोल रहे हैं, आज हम बोल रहे हैं, सुनना होगा यूसीसी का। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक भाई साहब, आप बहुत सियाराम की बात कर रहे हैं, मैं बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ आपका। क्या सीधा बोलो सियाराम की बात कर रहे हैं? मैं यही तो कह रहा हूँ, मैं यही तो कह रहा हूँ। हम लोग कल भी मैंने ये बात कही थी कि जो हमारा उद्देश्य है वो पूरा हो रहा है कि सब लोग आज भगवान श्री राम और सियाराम बोल रहे हैं। और माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, आप सिखाओगे, बैठिए आप, ज्यादा तेज मत बोलिए, तेज बोलने से ज्यादा नेता नहीं बन जाएंगे। अरे बैठिए आप, तेज बोलने से माननीय सदस्य, माननीय मंत्री, ये सियाराम वाले जो है तेज बोलने से धमका रहा हूँ। वो कैसे कह सकते हैं उसी समाज से है? हाँ बैठिए, मैं बता रहा हूँ, ये वाल्मीकि समाज से, मैं आपका अभिनंदन कर रहा हूँ। लेकिन जहाँ अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बना, उस एयरपोर्ट का नाम इन्हीं नरेंद्र मोदी जी ने वाल्मीकि के नाम पे रखा है। ये भी आपकी जानकारी होनी चाहिए। और दूसरा, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, मैं समाप्त नहीं, मैं एक विषय इनकी जानकारी में डाल रहा हूँ। ये जो बार बार सियाराम की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये भी बता दें कि भगवान श्री राम को काल्पनिक किसने कहा था? ये किसने कहा था? ये आपके नेताओं ने कहा था। आपने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था, उसमें बता दें। सियाराम की बात कर रहे हैं, हम तो नहीं बताए ना जरा। क्या कांग्रेस के नेता कह रहे हो घर में मंदिर में पूजा सियाराम तभी तो कह रहे हैं आप सियाराम बहुत अच्छी बात है। माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, एक मिनट, माननीय सदस्य बैठिए आप। माननीय, क्या प्रभु श्री राम की भक्ति का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा? बैठिए, सब लोग बैठे। आप लोग जानते हैं कि इतना इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो रहा है, पूरा उत्तराखंड नहीं पूरा देश आप लोगों को देख रहा है। तो मैं आपसे निवेदन कर रही हूँ कि आप लोग यूसीसी पे बोलें। जय सियाराम हो गया है, अब हम सब यूसीसी पे बोलें। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, बैठिए, अब शुरू करिए। माननीय रवि बहादुर जी शुरू करिए। मैं इनकी बात एग्री कर रहा हूँ। शांत रहिए। माननीय मंत्री जी आपस में ना करें, समय भी देखें। माननीय अध्यक्ष जी, देखिए बात होनी चाहिए, संवाद होना चाहिए। ये कह रहे हैं हमने महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट का नाम रखा। और उत्तराखंड विधानसभा की कार्रवाई जारी है, जहां पर यूसीसी पर चर्चा की जा रही है। और आपको अब ले चलते हैं यूपी विधानसभा, जहां पर आपको बता दें कि सत्र का आज चौथा दिन है। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस पर आप निश्चित रूप से अपना जो है अधिकार का प्रयोग करें और ये समितियों का गठन सुनिश्चित हो। दो शब्द क्या कह रहे हैं? पहले मैंने आपको बुलाया, आपने मना कर दिया। पहले मैंने आपको बुलाया, वर्मा जी बोले। वर्मा जी को सर कहा हमने, हम केवल माननीय अध्यक्ष जी ये कहना चाहते हैं, इसमें आपका संरक्षण चाहिए। विधानसभा के अंदर की कार्रवाई है। माननीय दंडी थे, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी भी थे। पिछले इसके पहले वाले में माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने इस पूरे सदन के सामने ये कहा था, अगला हाउस आएगा उससे पहले, यान रिकॉर्ड है सर मिनट में, हम इसके बाद जो हाउस आएगा उसमें ये समिति घोषित हो चुकी होगी। दो बार मान्यवर ये आ चुका है और इसमें क्या ऐसी दिक्कत आ रही है कि मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि हमारी तरफ से नाम भी दे दिए गए, विपक्ष की तरफ से नाम भी चले गए सदस्यों के। सदस्य इंतजार कर रहे हैं कि हम किसी समिति के सदस्य ही नहीं है 2 साल से। तो मान्यवर आपसे निवेदन है, इसमें संरक्षण दीजिए, निर्देश जारी करिए। अधिकार आपको है, ये सर अधिकार आपको है सर। और इसी तरीके से ये सदन
2 लोगों को वह बोर्ड में भी भेजता है, वो भी आज तक निर्धारण नहीं हो पाया। तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ये जरूर बता दें कि इसको 2 दिन में हम घोषित कर देंगे। उनका वचन था, मेरा नहीं। मान्यवर, ठीक है, ये बिल्कुल सही है मान्यवर कि मैंने कहा था। जी हाँ, आज भी कहेंगे। लेकिन एक जानकारी मान्यवर, आप माननीय अध्यक्ष जी, आप पहले से विज्ञ हैं मान्यवर। और फिलहाल मुद्दे की बात में इतना ही। देखते रहिए कि न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।